नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधि लॉजी पर। उम्मीद है आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोटर व्हीकल एक्ट के पार्ट 3 के बारे में। इससे पहले के जो 2 पार्ट हैं उसके अंदर हमने इसके चैप्टर 1, 2, 3 और 4 के बारे में बात की थी, जिसमें हमने देखा था इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, उसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाएगा, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी, कंडक्टर लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाएगा, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी। आज जो हम बात करने वाले हैं चैप्टर 5 और 6 के अंदर, उसमें हम बात करेंगे कि जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स होते हैं, यानी कि जो पैसेंजर व्हीकल होते हैं या जो गुड्स व्हीकल यानी कि जो मालवाहक वाहन जो होते हैं, उनका जो परमिट होता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, आखिर वो किस जो कंडीशंस हैं उनके आधार पर दिया जाता है, और ऐसे परमिट को लेने के लिए जो एप्लीकेशन दी जाती है उसके अंदर क्या क्या आपको फिल करना आवश्यक है। इन सभी के बारे में हम आज बात करेंगे, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना बैरक जो है वो साथ में लेकर बैठें, क्योंकि जो मैक्सिमम पार्ट है वो तो हम कवर करते हैं, लेकिन अगर कोई सेक्शन यहाँ पर नहीं कवर किया गया है तो उससे रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो वो भी हमने इस वीडियो के अंदर बताई है। तो उस वक्त जब हम उसके बारे में बताते हैं तो आप उसे अपने बैरक में अंडरलाइन ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 5, कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, परिवहन यानों का नियंत्रण। इस अध्याय के अंदर बात की गई है कि जो परिवहन यान होते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं, उनका परमिट किसके द्वारा जारी किया जाएगा, कौन सी अथॉरिटीज़ के द्वारा जारी किया जाएगा। इस परमिट के लिए जो एप्लीकेशन दी जाती है उस एप्लीकेशन के साथ में, यानी कि जो आवेदन होगा उसके साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं साथ में संलग्न होने चाहिए। इसके साथ साथ कौन कौन से जो व्हीकल्स हैं उसके लिए क्या क्या अलग अलग कंडीशंस जो हैं लगाई जा सकती हैं, ये सारी बातें जो हैं इस अध्याय के अंदर की गई है। उसके साथ ही यदि किसी परमिट को देने से इनकार कर दिया जाता है तो ऐसे इनकार के जो आदेश है, जो ऑर्डर है, उसके विरुद्ध जो अपील है वो कहाँ पर होगी। तो इन सब के बारे में जो है यहाँ पर बात की गई है, तो उन सबको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। हमने इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं या जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो हमारी स्लाइड में कवर की हैं, लेकिन कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो आपको फिर भी रीड करने चाहिए जो यहाँ कवर नहीं किए गए हैं, ताकि जो एक्ट है वो आपको पूरा अच्छे से समझ आ सके। फॉर जनरल नॉलेज आपको ये पूरा एक्ट पढ़ना ही चाहिए, इससे आप ही को बेनिफिट मिलने वाला है। फिर भी एग्ज़ाम पर्पज़ से जो इम्पोर्टेंट है वो हमने यहाँ पर कवर किया है। तो बात करते हैं सेक्शन 66, नेसेसिटी फॉर परमिट्स, परमिटों की आवश्यकता, यानी कि परमिट की आवश्यकता क्यों है और कब है। तो इसमें लिखा गया है कि कोई भी मोटर व्हीकल या स्टेज कैरियज, यानी कि जो मंजिली गाड़ियाँ हैं, या गुड कैरियज यानी कि जो मालवाहक वाहन हैं, आर्टिकुलेटेड व्हीकल जो संलग्न यान होते हैं वो, या फिर सेमी टेलर का उपयोग परमिट के अनुसार ही होगा। यानी कि अगर परमिट में जो उसके लिए कंडीशन स्पेसिफाई की है उसी के द्वारा जो है उसका उपयोग किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जो बसेस चलती हैं उनके एक रूट फिक्स होते हैं, क्योंकि वो परमिट उनको मिलता है उस रूट का, और उस रूट के अकॉर्डिंग उनका टाइमिंग भी वहाँ पर फिक्स होता है। तो इसीलिए जो बसेज होती हैं वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही चलती हैं, क्योंकि उनको जो परमिट मिला है उसके ऊपर उनका जो टाइम है वह भी मेंशन है। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये परमिट आवश्यक है लेना, ताकि जो गुड्स जो हैं या फिर जो यात्री वाहन हैं उनके लिए एक लिमिट डिसाइड की जा सके। तो इसे आपको यहाँ पर याद रखना है। अब इसके बाद अगर हम बात करें परमिट से संबंधित नियम लागू नहीं होंगे, तो ये नियम जो सेक्शन 66 में बताए गए हैं ये कहाँ पर लागू नहीं होंगे वह भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहला, केंद्र या राज्य सरकार के अधीन परिवहन यान जो वाणिज्यिक उद्यम से उपयोग में नहीं लिया जाता, यानी कि जो कमर्शियल पर्पस से स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो व्हीकल है वो अगर कमर्शियल पर्पस में यूज़ नहीं लिया जाता है तो उसके ऊपर जो है ये जो परमिट के जो नियम हैं ये लागू नहीं होंगे। दूसरा, पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं या फिर जो फायर फाइटर्स हैं, यानी कि जो दमकल की गाड़ियां हैं, या जो रोगी वाहन हैं, हॉस्पिटल से रिलेटेड एम्बुलेंस वगैरह जो हैं, उनके ऊपर यह जो परमिट के नियम हैं ये लागू नहीं होते। उसके अलावा ऐसा यान यानी कि ऐसा व्हीकल जिसका जो भार है, ग्रॉस वेट जो है वह 3000 kg से अधिक नहीं है, यानी कि अगर 3000 किलो से अधिक का वाहन का वेट नहीं है, ग्रॉस वेट नहीं है, तो उसके ऊपर भी परमिट का नियम लागू नहीं होता। इसके साथ ही कुछ और भी यहाँ पर एक्स्ट्रा बताए गए हैं जिनके ऊपर ये परमिट लागू नहीं होता है, तो उसे आप रीड कर सकते हैं। फिर भी जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पर कवर किया है। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 66A, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी।
इसके अंदर बोला गया है कि जो नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी है वो किसके द्वारा बनाई जाएगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डेवलप और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज। तो जो राष्ट्रीय परिवहन नीति है वो केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और अन्य अभिकरणों के परामर्श से जो है यहाँ पर उसको बनाएगी या गठित करेगी। तो ऐसी जो परिवहन नीति होगी उसमें क्या क्या हो सकता है, तो यात्री और माल परिवहन के लिए योजना फ्रेमवर्क तैयार करना जिसके भीतर परिवहन निकाय प्रचालन करेंगे, या फिर जो अलग अलग रूट्स हैं या जो गुड्स से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं वो तैयार करना। तो ये जो सारी काम होंगे वो किसके द्वारा किए जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट और अदर एजेंसीज से कंसल्ट करके। तो सिर्फ इतना ही आपको यहाँ पर याद रखना है कि कहाँ पर दिया गया है, तो ये दिया गया है सेक्शन 66A में, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी या राष्ट्रीय परिवहन नीति। सेक्शन 68 ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटीज़। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन प्राधिकरण कौन होगा उसके बारे में बताया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट राज्य के लिए एक राज्य परिवहन अधिकरण गठित करेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि कौन गठित करेगा। तो हर स्टेट में जो है स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो राज्य सरकार है वह एक राज्य परिवहन अधिकरण गठित करेगी। तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। सेक्शन 69 जनरल प्रोविजन एज टू एप्लीकेशन फॉर परमिट्स, यानी कि परमिट के लिए आवेदन संबंधी साधारण उपबंध, यानी कि जब आप परमिट के लिए आवेदन करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, तो उसके साथ जो जनरल रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं उसके बारे में जो प्रोविज़न हैं वह सेक्शन 69 में किए गए हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो हमने यहाँ मेंशन किए हैं। सबसे पहले कि जो परमिट के लिए आवेदन जो है वो प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को किया जाएगा। प्रादेशिक से मतलब है रीजनल जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसे किया जाएगा। तो जब जो आवेदन है वो उसे किया जाएगा। उसके बाद जहां दो या अधिक प्रदेशों के बीच परमिट मार्ग हो, यानी कि अगर किसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए जो है आवेदन किया है और ऐसा जो आवेदन है वह ऐसे परमिट या ऐसे रूट के लिए किया गया है जो दो स्टेट के बीच में हो, तब ऐसी स्थिति में जो है आवेदन जो है वो कहाँ पर किया जाएगा उसके बारे में जो प्रोविज़न है वो भी यहाँ पर किया गया है। तो जो ऐसा आवेदन है वह वहाँ पर किया जाएगा जहाँ पर जो मार्ग है, जैसे कि अगर समझ लीजिए फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर्स का जो परमिट है वो उसके लिए एप्लीकेशन दी गई है और ऐसा जो 100 किलोमीटर है वह दो स्टेट के बीच में गुजरता है। तो ऐसे 100 किलोमीटर में से ज़्यादा जो भाग है, यानी कि अगर समझ लिए 70 to 80 किलोमीटर जो है वह किसी एक स्टेट में आता है, तो जो एप्लीकेशन है वह वहाँ पर दी जाएगी। लेकिन अगर ऐसा कंपलसरी नहीं हो या नहीं दे पाते हैं तो फिर जहाँ पर कारोबार का जो निवास स्थान है या फिर जहाँ से कारोबार का संचालन होता है वहाँ पर जो है परमिट के लिए एप्लीकेशन दी जा सकेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। सेक्शन 70 एप्लीकेशन फॉर स्टेज कैरियज परमिट, यानी कि मंजिली गाड़ियों के लिए परमिट के लिए एप्लीकेशन दी जाती है तो उसमें क्या होना चाहिए। आवेदन में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ दी जानी चाहिए। पहली, कौन से मार्ग के लिए यानी कौन से रूट के लिए जो है वो परमिट के लिए आवेदन किया गया है, यह यहाँ पर कंपलसरी मेंशन होना चाहिए। अगर यह मेंशन नहीं होता है तो ये जो परमिट का आवेदन है यह जो है वहाँ पर इनकार किया जा सकता है परमिट देने से या निरस्त किया जा सकता है। दूसरा, जो यान यहाँ पर चलाया जाएगा वह किस किस्म का है, यानी कि उसकी जो किस्म है यानी कि जो टाइप है वह वहाँ मेंशन होनी चाहिए। और अगर यात्री वाहन है तो उसमें बैठने की जगह कितनी है यह मेंशन होना चाहिए। दैनिक ट्रिप की संख्या और उसकी समय सारणी, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो बसेस होती हैं उनकी जो रूट होते हैं, जो परमिट होती है उसके ऊपर टाइमिंग दिया जाता है। तो ऐसे टाइमिंग यानी कि वो दिन में 4 ट्रिप करेंगे या 5 करेंगे, उसका जो टाइम होगा वह भी यहाँ पर मेंशन होगा। अब यहाँ ट्रिप के अंदर एक स्पेशल नोट जो आपको याद रखना है कि ट्रिप ऐसा नहीं है कि एक पूरा राउंड को यहाँ पर ट्रिप गिना जा रहा है। यहाँ पर जो ट्रिप गिना जाएगा वह एक बार जाने से, यानी कि अगर वो ए डिस्टेंस से बी तक जाता है तो वह एक ट्रिप है, फिर बी से जब वापस ए को आएगा वो तो सेकंड ट्रिप होगी। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बात करें इसके बाद वाले सेक्शंस की, तो इसके बाद दिया गया है सेक्शन 71 जिसमें बताया गया है मंजिल गाड़ी परमिट के लिए आवेदन पर विचार करने में प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण की प्रक्रिया क्या होगी। तो उसमें वही प्रक्रियाएं होंगी कि जो आवेदन दिया गया है उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वह है या नहीं उसको चेक करेंगे। उसकी जो परमिट के अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, जो टाइमिंग मांगी गई थी या जो रूट बोला गया था वो है या नहीं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर चेक की जाएगी। उसके बाद ही जो है परमिट दिया जाएगा। 72 के अंदर यही बताया गया है कि मंजिल गाड़ी को परमिट कब दिया जाएगा। उसके साथ ही जो हम बात करें सेक्शन 73 की,
तो उसके अंदर भी बताया गया है कि जो ठेका गाड़ी होती है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कैरियज होता है उसके लिए आवेदन कैसे किया जाएगा। तो सेम कंडीशंस जो हमने सेक्शन 70 में पढ़ी है वही सेक्शन 70 की जो कंडीशंस हैं वह सेक्शन 73 में भी लागू होंगी। उसके बाद सेक्शन 74 जो है उसमें बताया गया है कि ग्रांट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैरियज परमिट यानी कि ठेका गाड़ी जो होती है उसका परमिट दिया जाना। तो ये जो परमिट दिए जाएंगे ये प्रादेशिक यानी कि जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसके द्वारा दिए जाएंगे। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है। अब बात करते हैं सेक्शन 75 की, स्कीम फॉर रेंटिंग ऑफ मोटर कैब्स यानी कि जो मोटर टैक्सीज होती हैं उनको किराए पर चलाने की जो स्कीम है वह क्या है या फिर उसको कौन गठित करेगा उसके बारे में जो प्रोविज़न है वह सेक्शन 75 में किए गए हैं। तो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जो अपने उपयोग के लिए स्वयं या ड्राइवर के माध्यम से मोटर टैक्सी या मोटरसाइकिल चलाने की वांछा रखते हैं उनके लिए स्कीम बना सकेगी। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमने मेंशन किए हैं। कौन कर सकेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकेगी। और कब कर किस चीज़ के लिए कर सकेगी? दो, मोटर टैक्सी या जो मोटरसाइकिल है उसे अगर रेंट पे चलाना चाहते हैं तो उसके लिए जो स्कीम बनेगी वह सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकेगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद के जो सेक्शंस हैं 76 उसमें बताया गया है प्राइवेट सेवा यान परमिट के लिए आवेदन यानी कि जो प्राइवेट सर्विस व्हीकल है उसके लिए आवेदन कब किया जाएगा। उसके साथ ही सेक्शन 77 उसमें बताया गया है एप्लीकेशन फॉर गुड्स कैरेज परमिट यानी कि जो माल वाहन परमिट है उसके लिए जो आवेदन है वह कब किया जाएगा। तो इसके अंदर आपको कुछ कंडीशंस हैं वो याद रखनी है कि जो क्षेत्र मार्ग जो हमने 70 में बात की थी वही सेम यहाँ पर भी आएगा। उसका टाइप क्या है, उसकी क्षमता कितनी है ये यहाँ पर बतानी होगी। उसके साथ ही जो उस माल का स्वरूप जिसे वह ले जाएगा जिस चीज़ के लिए वो बना है यानी कि ऑयल टैंकर अगर है या गैस टैंकर है या फिर जो गैस जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल से रिलेटेड जो अदर आइटम्स होते हैं उनको अगर वो करने वाला है तो ऐसी चीज़ों को यहाँ पर मेंशन करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन कार्ड अगर आप देखते हैं तो उसके ऊपर आपको उसकी डिटेल्स मेंशन होती है कि वो व्हीकल जो है उसके अंदर सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, वह कौन से फ्यूल पे बेस्ड है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन होती है, कितने व्हील्स हैं। तो ये वहाँ पर इसीलिए मेंशन की जाती है क्योंकि उसके बेसिस पर ही यहाँ पर परमिट जारी किया जाता है। इसके बाद सेक्शन 78 माल वाहन परमिट के लिए आवेदन पर विचार किया जाएगा। तो किसके द्वारा? प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण जो है उसी के द्वारा यहाँ पर यानी कि जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसी के द्वारा यहाँ पर विचार किया जाएगा और उसी के द्वारा जो माल वाहन परमिट है वह दिया जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 81 की जिसमें बताया गया है ड्यूरेशन एंड रिन्यूअल ऑफ परमिट्स यानी कि परमिट के अस्तित्व अवधि और उसका नवीकरण यानी कि जो परमिट जारी किया जाता है वह कितने समय के लिए जारी किया जाएगा और उसका जो नवीनीकरण है वह कितने समय के भीतर कर लेना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि जो हमारे जो क्वेश्चंस हैं यानी कि जो मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस आते हैं वह इसी तरीके के जो सेक्शंस हैं उस पर बेस्ड होते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें लिखा गया है कि सेक्शन 87 जिसमें बताया गया है टेम्पररी परमिट और सेक्शन 88(8) यानी कि 88 के सब सेक्शन 8 में बताया गया है स्पेशल परमिट, इन दोनों परमिट से भिन्न परमिट उसके दिए जाने या नवीकरण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होंगे। यानी कि अगर जिस डेट को दो परमिट यहाँ पर छोड़ना है आपको, टेम्पररी परमिट जो होता है उसे और स्पेशल परमिट यानी कि जो विशेष परमिट है, इन दो को यहाँ पर एक्सेप्शन रखा गया है। इनके अलावा जो परमिट यहाँ पर दिए जाएंगे वह अपने जारी होने की दिनांक से 5 वर्ष तक वैलिड रहेंगे। अब परमिट में बी रिन्यूड यानी कि उसका नवीकरण जो है ऑन एप्लीकेशन मेड नॉट लेस देन 15 डेज बिफोर द डेट ऑफ इट्स एक्सपायरी यानी कि कोई परमिट यदि एक्सपायर हो रहा है यानी कि खत्म होने वाला है तो उसके खत्म होने के 15 दिन पहले जो है आपको उसके लिए नवीकरण यानी कि रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन देनी होगी। लेकिन यह लिखा गया है मिनिमम 15 डेज बिफोर होना चाहिए, 15 डेज के बाद नहीं। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सेक्शन से वो हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं। इसमें 2 सेक्शन और आपके कवर हो गए हैं। ये दोनों में लिखा गया है सेक्शन 87 में क्या बताया गया है टेम्पररी परमिट और सेक्शन 88 सब सेक्शन 8 में बताया गया है स्पेशल परमिट। ये दोनों ही आपको याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सेक्शन 82 ट्रांसफ़र ऑफ परमिट यानी कि जो परमिट है उसका अंतरण किया जा सकता है या नहीं, इसके बारे में जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 82 में किया गया है। वेयर द होल्डर ऑफ अ परमिट डाइज द पर्सन सक्सीडिंग टू द पोजेशन ऑफ द व्हीकल कवर्ड बाय द परमिट में फॉर पीरियड ऑफ 3 months यूज़ द परमिट एज इट हैड बीन ग्रांटेड टू हिमसेल्फ। यानी कि इस सेक्शन में जो बताया गया है उसका सार यह है कि यदि जिसको परमिट जारी किया गया था उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो उसका उत्तराधिकारी है
जो उसका सक्सेसर है, व्हीकल्स के जो व्हीकल्स हैं, जो उसके व्हीकल्स का सक्सेसर होगा, उत्तराधिकारी होगा, उसके पास यहाँ पर ये अधिकार होगा कि उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो है वह सेम परमिट को 3 महीने तक जो है कंटिन्यू रख सकता है, 3 महीने तक उसी परमिट पर गाड़ियाँ चला सकता है। लेकिन इसके अंदर एक स्पेशल कंडीशन मेंशन की गई है कि ऐसा जो 3 महीने तक उसको जो सेम परमिट अगर वो यूज़ करता है तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है कि जिसके नाम से वह परमिट इशू किया गया था उस व्यक्ति की डेथ हो गई है, ऐसी इन्फॉर्मेशन उसे उस व्यक्ति की डेथ से 1 महीने के भीतर जो है प्रादेशिक परिवहन जो प्राधिकरण है यानी कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है उसे देनी होगी। तो यह एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जो आपको याद रखनी है और यह 3 महीने तक जो है उसे यूज़ कर सकता है, यही यहाँ पर बताया गया है। सेक्शन 86, लेकिन उससे पहले जो बीच में आएंगे तो वो है सेक्शन 83 यानी कि रिप्लेसमेंट ऑफ व्हीकल्स, यानों का बदला जाना, या कि यान बदल दिया जाता है तो उसका जो परमिट उस पर इशू किया गया था क्या वो दूसरे जो रिप्लेसमेंट व्हीकल है उस पर लागू होगा, उसके बारे में जो है यहाँ पर प्रोविज़न है। तो ये इसी एक बार आपको रीड कर लेना है। सेक्शन 84 में सभी परमिटों से संलग्न साधारण शर्तें, तो ये सेक्शन 84 जो है ये जनरल कंडीशंस हैं जो सभी परमिट पर लागू होती हैं, वो एक बार आपको रीड कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया गया है कि परमिट से संबंधित यान के पास सेक्शन 56 के अधीन दिया गया जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वह होना चाहिए। परमिट से संबंधित यान को इस अधिनियम के अधीन जो स्पीड लिमिट बताई गई है उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। तो ये कुछ जनरल कंडीशंस हैं जो आपको सेक्शन 84 में रीड कर लेना है। ये जनरल पर्पस से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो उसे आप रीड कर लीजिएगा। इसके बाद सेक्शन 85 परमिटों का साधारण प्रारूप क्या होगा यानी कि जनरल फॉर्म क्या होगा, तो वो वही होगा कि प्रत्येक परमिट जो है अपने आप में पूर्ण होगा और उसमें परमिट की सब आवश्यक विशिष्टियाँ होंगी और उस पर लगाई गई शर्तें भी वहाँ पर दी हुई होंगी, यानी कि जो परमिट आपको इशू किया जाता है उस पर सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन होती हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 86 की, परमिटों का रद्द किया जाना और उनका निलंबन यानी कि कैंसलेशन एंड सस्पेंशन ऑफ परमिट्स। तो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी विच ग्रांटेड अ परमिट में कैंसल और सस्पेंड द परमिट, यानी कि अगर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने आपका परमिट जारी किया है तो वह जो है यहाँ पर आपका परमिट कैंसिल या सस्पेंड कर सकती है। स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने अगर जारी किया है तो वो भी यहाँ पर अपना जो दिया हुआ परमिट है उसे कैंसिल या सस्पेंशन कर सकती है। तो ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है। सेक्शन 87 टेम्पररी परमिट, अस्थायी परमिट, जैसा कि अभी हमने बात की थी कि अस्थायी परमिट और विशेष परमिट यानी कि स्पेशल परमिट, ये दो इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको याद रखना है। तो टेम्पररी परमिट कौन जारी करेगा, तो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एंड स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में ग्रांट्स टेम्पररी परमिट टू बी इफेक्टिव फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 4 मंथ्स, यानी कि जो प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण है या जो राज्य परिवहन प्राधिकरण है वह जो है यहाँ पर अस्थायी परमिट जारी कर सकती है, लेकिन जो ऐसा अस्थायी परमिट होगा वह 4 माह से ज़्यादा की अवधि के लिए नहीं होगा, यानी कि नॉट मोर देन 4 मंथ्स। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर भी है कि इन केस ऑफ गुड्स कैरियर यानी कि माल वाहन के लिए, यानी कि जो माल यान है उसके लिए जो टाइम होगा वह 1 साल तक का हो सकेगा, लेकिन 1 साल से अधिक का नहीं होगा टेम्पररी परमिट का। ये दो ही चीज़ें यहाँ पर हमने मेंशन कर दी हैं। सेक्शन 89 अपील, ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है क्योंकि यहाँ पर जो है बताया गया है कि जो आदेश इस अधिनियम के अंदर जो किए जाते हैं उसके विरुद्ध जो अपील है वह कहाँ पर की जाएगी और किस आधार पर की जाएगी। सबसे पहले हम बात करें तो कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए किसी आदेश से व्यथित है, अब ऐसा आदेश जो है वह हो सकता है कि उसका परमिट जो है यहाँ पर मना कर दिया गया हो परमिट देने से, या उसका परमिट जो है रद्द कर दिया गया हो, कैंसिल कर दिया गया हो, सस्पेंड कर दिया गया हो, तब ऐसी स्थिति में जो है वह व्यक्ति कहाँ पर अपील करेगा उसके बारे में जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 89 के अंदर किए गए हैं। तो वह जो है राज्य परिवहन अपील अधिकरण को विहित समय के अंदर अपील कर सकेगा। अब अगर हम बात करें कि राज्य परिवहन अपील अधिकरण क्या होगा, यानी कि स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये कौन होगा और इसको किसके द्वारा गठित किया जाएगा, तो ये जो स्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल है इसे जो है राज्य सरकार के द्वारा गठित किया जाएगा और इसका एक न्यायिक अधिकारी होगा, और जो ऐसा न्यायिक अधिकारी होगा यानी कि जो जुडिशियल ऑफिसर होगा वह जिला न्यायाधीश की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा या जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्हत हो, ऐसा व्यक्ति जो है यहाँ पर न्यायिक अधिकारी हो सकेगा। तो ये जो सेक्शन 89 है इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं, तो इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए, बैरेक्ट में अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। सेक्शन 90 रिवीजन पुनरीक्षण, यहाँ इस सेक्शन के अंदर बताया गया है कि यदि किसी आदेश की अपील नहीं हो सकती है तब क्या होगा।
तो उसके लिए जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 90 में किया गया है कि स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि राज्य परिवहन अपील अधिकरण में ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट call for the record of any case in which order has been made by state or regional transport authority which no appeal lies, यानी कि जहाँ कोई अपील नहीं हो सकती है ऐसा आदेश यदि प्रादेशिक या राज्य परिवहन प्राधिकरण के द्वारा किया गया है, तो ऐसी स्थिति में यदि स्टेट ट्रांसपोर्ट ट्रिब्यूनल अपीलेट को यदि कोई आवेदन किया जाता है ऐसे आदेश के विरुद्ध, तब जो है वह ऐसे आवेदन के आधार पर उस केस की जो रिकॉर्ड्स हैं, उस केस का जो अभिलेख है वह मंगा सकेगा और उसके ऊपर विचारण कर सकेगा। तो यह जो इम्पोर्टेंट जो टर्म है वो यहाँ पर बताई गई है। अनलेस द एप्लीकेशन इज़ मेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, लेकिन जो ये ऐसी एप्लीकेशन है यह कब करनी होगी, ऐसे आदेश के 30 दिनों के भीतर, तभी जो है वह इसको एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं वह हमने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। सेक्शन 93, एजेंट और कैनवैसर और एग्रीगेटर टू ऑब्टेन लाइसेंस, यानी कि अभिकर्ता या प्रचारक या समूह द्वारा अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करना। सेक्शन 93 के अंदर जो बताया गया है कि जो एजेंट्स होते हैं या जो कैनवैसर यानी कि जो प्रचारक होते हैं या समूहक जो होते हैं, वह जो हैं कब इसके लिए लाइसेंस प्राप्त करेंगे, किसके द्वारा करेंगे, तो वो भी यहाँ पर जो है जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उनके द्वारा यहाँ पर जो है यहाँ पर परमिट वो जो है ये जो लाइसेंस जो उनका है वो उनके द्वारा प्राप्त करेंगे। स्टेट के द्वारा अगर उनका क्षेत्र लगता है तो उससे प्राप्त करेंगे। उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो सेक्शन 93 में दी गई है। सेक्शन 94 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है और यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सेक्शन 94 में बताया गया है बार ऑन जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स, सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन। इसके अंदर बताया गया है कि किसी भी सिविल न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन परमिट या किसी स्कीम के अधीन जारी अनुज्ञप्ति यानी कि लाइसेंस दिए जाने से संबंधित किसी प्रश्न के ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी। यानी कि सिविल न्यायालय जो है अगर इस अधिनियम के अधीन अगर कोई परमिट जारी किया गया है या कोई स्कीम जारी की गई है तो उसके विरुद्ध जो प्रश्न उठता है उसके ऊपर जो है उसे प्रश्न का ग्रहण करने की अधिकारिता सिविल न्यायालय को नहीं होगी। और दूसरा कि न ही किसी कार्रवाई के बाबत कोई इंजेक्शन यानी कि व्यादेश ग्रहण किया जाएगा सिविल न्यायालय के द्वारा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अब बात करते हैं चैप्टर 6 की, जिसमें बताया गया है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स, यानी कि कुछ जो विशेष उपबंध हैं जो यहाँ पर किए गए हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सेक्शन 97 में जो दी गई है कि सड़क परिवहन सेवा क्या होगी। तो सड़क परिवहन सेवा से भाड़े या पारिश्रमिक पर सड़क से यात्री या माल अथवा दोनों का वहन करने वाले मोटर यानों द्वारा सेवा अभिप्रेत है। यानी कि इन दिस चैप्टर अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस मीन्स अ सर्विस ऑफ मोटर व्हीकल्स कैरिंग पैसेंजर्स और गुड्स और बोथ बाय रोड फॉर हायर और रिवार्ड। तो ये डेफिनेशन जो है ये आपको याद रखनी है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ये पूछ सकते हैं आपसे कि जो रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस है उसके अंदर क्या क्या आता है। तो यहाँ पर जो है कैरिंग पैसेंजर्स और गुड्स और बोथ बाय रोड फॉर हायर और रिवार्ड, ये पूरी लाइन जो है यहाँ से क्वेश्चन बना सकती है, इसलिए इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। सेक्शन 98 में बताया गया है चैप्टर टू ओवरराइड चैप्टर 5 एंड अदर लॉस, यानी कि यह जो अध्याय है चैप्टर 6 जो है वह चैप्टर 5 को ओवरराइड यानी उसके ऊपर यह अध्यारोही होगा और यह उसके ऊपर जो है प्रभावी होगा। यानी कि इसके अंदर जो नियम बताए गए हैं, इसके अंदर जो लॉज बताए गए हैं वह अध्यारोही होंगे। इसी के बारे में सेक्शन 98 में बताया गया है। सेक्शन 99 प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ प्रपोजल रिगार्डिंग रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस ऑफ अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, यानी कि जो राज्य परिवहन उपक्रम है उससे रिलेटेड जो प्रस्तावना है वह किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर बनाई जाएगी। और ऐसी जो प्रस्तावना है वह ऐसी प्रस्तावना किसके लिए बनाई जा सकती है कि जो रोड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं उनको और बेटर किया जाए, या जो पब्लिक लोकहित के लिए और क्या अच्छा किया जा सकता है, कौन से व्हीकल्स वहाँ पर ज़्यादा चलाए जा सकते हैं, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को सुधारा जा सकता है। तो इन सब से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं वह भी जो है राज्य सरकार के द्वारा बनाई जाएगी। तो और ऐसी स्कीम जो बनाई जाती है उसकी जो प्रस्तावना है यानी कि जो पब्लिकेशन है उसका या जो प्रपोजल है वह वहाँ के जिस क्षेत्र के लिए वो बनाई गई है वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में दिया जाएगा और राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
इसके साथ ही जो ऐसा प्रपोजल यहाँ बनाया गया है उसे सेक्शन 100 यानी कि 100 के अंदर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया जा सकता है। प्रस्तावना पर आपत्ति, तो कब और किस आधार पर लिया जाएगा वो यहाँ पर बताया गया है। तो ऐसी प्रस्तावना का समाचार पत्र या राजपत्र में प्रकाशन होने की दिनांक से 30 डेज के भीतर यानी कि 30 दिनों के भीतर आपत्ति जो है राज्य सरकार के समक्ष की जा सकेगी। तो यह जो है आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कितने दिनों के भीतर की जा सकेगी, 30 डेज के भीतर। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 100 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस थे वो हमने यहाँ पर इसके कवर कर लिए हैं। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 104 की। इसके बीच में जो सेक्शन है सेक्शन 101, उसके अंदर बताया गया है ऑपरेशन ऑफ एडिशनल सर्विसेज बाय अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, यानी कि जो अतिरिक्त सेवाएं हैं उनके लिए क्या यहाँ पर जो है बंद किए जाएंगे। तो उसके लिए यहाँ प्रोविज़न किए गए हैं, तो वो सिर्फ एक बार आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 102 कैंसिलेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीम। तो यदि कोई जो है यहाँ पर सेक्शन 100 के अंदर जो ऑब्जेक्शन आता है तो उसके आधार पर या तो उस स्कीम को रद्द भी कर सकते हैं या उसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं और उसे फिर से लागू कर सकते हैं। सेक्शन 103 इशू ऑफ परमिट्स टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, राज्य परिवहन उपक्रम जो है उनको परमिटों का दिया जाना, तो वह किसके द्वारा दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है स्पेशल प्रोविजंस उसके लिए किए गए हैं, जिस वजह से यहाँ पर जो हमने सेक्शन 98 देखा था उसमें कहा गया है कि जो चैप्टर 6 के जो प्रोविज़न है वो सेक्शन चैप्टर 5 के ऊपर जो है अध्यारोही होंगे। तो इसी वजह से लिखा गया है कि उसके जो प्रोविजंस हैं वह यहाँ पर जो मेंशन की गई हैं उन बातों पर लागू नहीं होते हैं। सेक्शन 104 restriction on grant of permits in respect of a notified area और notified route, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसे आपको याद रखना है। यहाँ बताया गया है कि अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग की बाबत परमिट दिए जाने पर निर्बंधन। तो यहाँ ये बोला गया है कि जहाँ कोई स्कीम अधिसूचित क्षेत्र या मार्ग के बाबत प्रकाशित की गई है, जो सेक्शन 99 के अंदर बनाई गई और सेक्शन 100 के अंदर उसके लिए ऑब्जेक्शन लाए गए, तो वहाँ राज्य या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण यानी कि स्टेट या रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कोई भी परमिट उस स्कीम के उपबंधों के अनुसार ही देगी, अन्यथा नहीं। तो यही प्रोविज़न जो है सेक्शन 104 में किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन 106 डिस्पोजल ऑफ आर्टिकल्स फाउंड इन व्हीकल्स, यानी कि जो वस्तुएं यदि किसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में प्राप्त होती हैं तो ऐसे व्हीकल जो प्राप्त वस्तुएं हैं उनका क्या किया जाएगा। तब ऐसी स्थिति में यदि उसका मालिक उसके ऊपर क्लेम करने नहीं आता एक समय के भीतर, तब ऐसी स्थिति में जो है ऐसी वस्तुओं को जो है सेल कर दिया जाएगा या उसको उपयोग कर लिया जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद यदि उसका जो मालिक है वह क्लेम करने आ जाता है तो ऐसी वस्तुओं को बेचने के बाद जो पेमेंट या जो है राशि प्राप्त होती है वह उस मालिक को दी जाएगी, लेकिन उसका जो खर्च उसमें लगा है उसे काटने, यानी जो आनुषंगिक खर्चे जो हैं उसे काट कर उसे वह जो राशि है दे दी जाएगी। तो ये कुछ उपबंध हैं जो सेक्शन 106 में किए गए हैं। इसके बाद सेक्शन 107 राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। सेक्शन 108 राज्य सरकार की कुछ शक्तियों का केंद्र सरकार द्वारा प्रयोग किया जाना। तो सिर्फ इसकी हेडिंग आपको याद रखनी है कि इस चैप्टर के अंदर जो शक्तियाँ हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास वो कौन से सेक्शन में दी गई हैं। इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं उसका भी वीडियो जल्द हम लेकर आने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।